साथियों, आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के सामने सेशंस किए थे अंबानी की शादी को लेकर के, और मैंने बताया था कि अंबानी शादी को दिखा रहे हैं कि चिढ़ा रहे हैं। जब हमने ये सेशन किया कि अंबानी अपने परिवार की शादी से हमें चिढ़ा रहे हैं, और शादी पूर्ण होने पर मैंने ये वाला टाइटल भी डाला था कि विश्व मीडिया की प्रतिक्रिया क्या रही, जिसमें गार्डियन ने लिखा था कि भारत के शासकों की शादी संपन्न हुई। तो इस विषय पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कुछ भला बुरा कहने का प्रयास किया था। उनमें से कुछ कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि संभवतया कुछ लोग भारत के सबसे पैसे वाले परिवार में अपने सम्मान को ढूंढते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे और उन कमेंट्स में कुछ लोगों ने यह कहा था कि हम आपके साथ डिसअपॉइंटेड हैं अंकित अवस्थी। यहां पर कुछ लोगों ने मुझसे यह कहा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कमाई में से अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो इसमें गलत क्या है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिले जिसमें कहा गया कि आपको फ्रस्ट्रेशन है कि आपको नहीं बुलाया गया। बहुत चलो अच्छी बात है, आपने इस लायक तो समझा। अब ऐसे में ये जितने भी कमेंट्स मुझे उस समय ट्रोल करने के लिए आए मेरे इन सेशंस में, जो मुझे ये ज्ञान दे रहे थे कि आपको क्या अगर उसने अपने बच्चे की शादी पर पैसे खर्च किए तो। बिल्कुल, मुझे तो क्या, इसी को बताने के लिए आज आपके सामने दूसरी खबर यह है साथियों कि अगर आपको यह पता चले कि जिन अंबानी परिवार ने अपनी शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, उन लोगों ने पिछली साल से अब तक अपनी कंपनी से 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इसका तो शायद आप पर असर पड़ेगा, या आप भी अभी इस गलतफहमी में जीने के लिए तैयार हैं कि नहीं, मेरा तो मान बढ़ा दिया अंबानी ने क्योंकि वो भारत का है और उन्होंने भारत के नाम पर इतना पैसा खर्च करके दिखा दिया कि देखो हम कितने अमीर हैं। अगर आपको इस बात का भी असर नहीं पड़ता तो फिर से आपको खुद से आत्म अवलोकन की आवश्यकता है कि आप क्या कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको सूचना दे रहा हूं, और सूचना यह है कि इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से सुर्खी में है, क्योंकि उन्होंने अपनी टोटल वर्कफोर्स का लगभग यह कहा जाए 11% तो ले ऑफ कर दिया है, और साथ में उन्होंने अपने द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में से 42,000 लोगों को निकाल दिया है। यह चर्चा तब ज्यादा बड़ी बनी जब अनुपम मित्तल, जो कि शादी.com के मालिक हैं, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने यहां से इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकालेंगी तो फिर देश के अंदर जॉब के हालात क्या होंगे। हाल ही में एक और रिपोर्ट अंबानी परिवार की सुर्खी बनी, और वो सुर्खी थी, आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अंबानी परिवार की जो टोटल वेल्थ है वो भारत की जीडीपी का 10% है। यह जानकारी आपको इसलिए जानना जरूरी है ताकि आप ये रिलेट कर पाएं कि जो व्यक्ति भारत की 10% संपत्ति का मालिक हो, भारत की टोटल जीडीपी का 10% एक ही परिवार के पास हो, और वो परिवार अपने बच्चे की शादी को जब करता है तो दुनिया को यह दिखाता है कि देखो हम भारत वाले हैं, और हर भारतीय उस शादी में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि आज तो मेरे यार की शादी है, मेरे परिवार में शादी है। और उस फीलिंग के साथ में जब आपको यह पता चलता है कि यही व्यक्ति अपनी कंपनी से 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल देता है, तो आपको यह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सबकी सैलरी शादी में लगा दी। आपको याद होगा मेरे प्यारे साथियों कि रिलायंस के द्वारा अपने 42,000 कर्मचारियों का निकाला जाना इसलिए भी बड़ी चर्चा है क्योंकि इनके द्वारा शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 5,000 करोड़ खर्च करने पर कई समझदारों ने कहा था कि साहब, अंबानी साहब ने तो अपनी कमाई का मात्र 0.5% खर्च किया है 7 महीने चले लंबे इस कार्यक्रम के अंदर। मैं आपको बता दूं, हाल ही में ही ह्यूरून इंडिया लिस्ट के अंदर पता चला है कि भारत की टोटल जीडीपी अगर 280 लाख करोड़ की है तो इन भाई साहब की अपनी नेटवर्थ 25 लाख करोड़ की है, और 25 लाख करोड़ की अंबानी फैमिली भारत की टोटल जीडीपी के 10% के बराबर वैल्यू रखती है। अगर आप इसमें भी अपना गर्व ढूंढते हैं तो फिर से आपको आत्म अवलोकन की आवश्यकता है।
140 करोड़ भारतीयों में से एक व्यक्ति के परिवार के पास 10% संपत्ति। अगर आप इसे आर्थिक असमानता में नहीं देखते तो यह सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कोई फेक घमंड पालते हैं, घमंड इस बात का कि जब भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है और आपको गौरवान्वित कराया जाता है कि खुश हो जाओ कि आपके पास इतना पैसा है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आज आप जिस संपत्ति को अपना मानकर खुश हैं, असल मायने में वो किसी और की है। मेरे प्यारे साथियों, आपको यह जानकारी तो अच्छे से होगी जो आपने देखी कि 7 महीने तक इन भाई साहब की शादी चली थी और इस शादी में देश और दुनिया की तमाम वो हस्तियां पहुंची जिन्होंने पैसे से क्या कुछ किया जा सकता है उसका एहसास लिया। यह एहसास लिया कि कैसे भारत के अंदर बड़े बड़े लोग ये देखने आ सकते हैं कि पैसा तो होता है, खर्चने की पावर क्या होती है वो देखने के लिए चलो इंडिया चलते हैं। चाहे फिल्म अभिनेता हो, चाहे भारतीय राजनीति के बड़े नेता हो, सभी इसी शादी में इस तरह शरीक हो रहे थे कि यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो जाता है। लगभग 7 महीने चले इस कार्यक्रम के अंदर देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम प्रकार की विचारधाराओं से, दुनिया की चाहे कितनी भी राइवल कंपनीज हो, वो सभी प्रकार के लोग यहां पर एक मंच पर पहुंचकर इतना प्यार दिखा रहे थे कि लग रहा था कि अगर सबको एक साथ लाने की क्षमता किसी में है, संभवतया वो भारत की संसद भी ना कर पाए जो काम अंबानी परिवार कर गया। देश के तमाम राजनेताओं को जो कितने भी ज्यादा अंबानी को ट्रोल करने के लिए जाने जाते हो, वो सब एक मंच पर लाने की अगर किसी के पास क्षमता थी तो वो अंबानी परिवार था, और वो तो उसने अपने मात्र 0.5% वेल्थ को खर्च करके ही कर दिया। तो विचार करिए कि ये आदमी कितना पैसे वाला है। पैसे वाला तो है सो है, लेकिन अपने इसने इस पैसे में इसने जो 5,000 करोड़ खर्च किए, उस 5,000 करोड़ से दुनिया में लगभग 10 ऑस्कर सेरेमनीज यूएस में आयोजित करवाई जा सकती थी। इतना पैसा इस आदमी ने अपने बच्चे की शादी में खर्च किया। अच्छा, हमने जब इसकी चर्चा की तो बहुत से लोगों ने हमें खसीटा, कहा सर खर्चा कर दिया तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? अजी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, दिक्कत मुझे पहले भी नहीं थी। मुझे दिक्कत जिन बातों से थी वो मैंने आपको बताई। इनने जियो के प्राइस बढ़ाए, मुझे दिक्कत हुई, मुझे दर्द हुआ कि नहीं यार, हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको इस बात से परेशानी है। अब 42,000 लोग निकले हैं, इनमें कोई ना कोई अपना जानने वाला तो होगा यार, जो कि कहीं ना कहीं नौकरी किसी तरह से इनके साथ पा रहा होगा। उसकी नौकरी चली जाने पर मुझे तो दुख होगा। मुझे तो दुख होगा जब मुझे पता चले कि मेरे भारत की टोटल जीडीपी का 10% एक परिवार रखकर बैठा है। टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल फैमिलीज जब भारत की निकाली गई तो पता चला अंबानी परिवार 10% इंडिया की जीडीपी का रखकर बैठा है। भारत की जीडीपी जो दुनिया में इस समय 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है, $3.5 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय $2731 प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम एक तरह से यह मान लें कि हमारी टोटल जीडीपी में 10% केवल अंबानी का है, तो मैं यह सोचता हूं कि अगर हम 10% को हटा के बात करें तो विचार करिए कि प्रति व्यक्ति आय में से लगभग इस परसेंटेज में से भी $270 हट जाएंगे। $270 हटने का मतलब यह है कि आज जो मुझे बताया जाता है कि मेरे प्यारे भारतीयों, आपकी प्रति व्यक्ति आय $2731 है, मुझे जानकर यह आश्चर्य होना चाहिए कि हम खामखाही फर्जी घमंड में जी रहे हैं। हम घमंड इस बात का पाल रहे हैं कि सोचो हमारे प्रत्येक आदमी के पास कितना पैसा है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस लिस्ट ने यह बात प्रूव कर दी है कि एक व्यक्ति 10% लेकर बैठा है, और भारत के जो टॉप 10 लोग हैं ना, उनकी अगर संपत्ति मिला दी जाए, टॉप 10 परिवारों की संपत्ति मिला दी जाए, तो भारत के 20% जीडीपी के लगभग पहुंचती है। विचार कीजिए कि भारत अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा हो और उस समय पर भारत के टॉप 10 परिवारों के पास भारत की कुल संपत्ति का 20% हो, तो हमारे साथ कितना बड़ा ब्लफ हो रहा है कि हमको यह बताया जाता है कि भारत अमीर हो रहा है। जी नहीं, भारत की आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, गिनी कफिशिएंट बढ़ता जा रहा है। यह भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के जो बड़े पैसे वाले परिवार हैं, उनमें अगर अंबानी 1 पर है, बजाज 2 पर है और बिड़ला 3 पर है, और इन तीनों की संपत्ति अगर मिला दी जाए तो यह जीडीपी में सिंगापुर की जीडीपी से भी ऊपर निकल
बदल जाते हैं। विचार कीजिए कि भारत के केवल 3 परिवारों के पैसे को जोड़ दो तो ये सिंगापुर की जीडीपी को क्रॉस कर जाते हैं। भारत के टॉप 10 की जीडीपी जोड़ दो तो वो भारत की 20% जीडीपी को कवर कर जाते हैं। आप विचार करें, इसका आपको घमंड करना है या इस बात पर दुख करना है? दुख बोलना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समझें कि हमारे देश के सभी संसाधनों पर अगर किसी पर्टिकुलर परिवार का ही कब्जा है, अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का कब्जा है, तो यह भारत के उन मूल सिद्धांतों के खिलाफ है जहां कहा गया है कि संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज होना चाहिए। आज इस आर्थिक असमानता के लिए दूर करने के लिए क्या कुछ सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं? आप और हम कितने ज्यादा जागरूक हैं, या फिर इनके वैल्यू को देखकर हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि उस लिस्ट में चलो बढ़िया है कि कोई भारत का आदमी तो है, चलो ये तो अच्छी बात है कि कोई भारत का आदमी है जिसने सिंगापुर की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है। हां, आप में से कुछ लोग इस बात का गर्व पालते हैं कि आपको क्या, वो भी जो काम कर रहा है वो हमारे लिए ही तो कर रहा है, उसकी वजह से ना जाने कितने लोग शेयर मार्केट में पैसा बना रहे हैं, उसकी वजह से ना जाने कितने लोग रोजगार पा रहे हैं। जब बात रोजगार की हो तो चाहे अंबानी परिवार हो, चाहे बजाज परिवार हो, चाहे बिरला परिवार हो, निश्चित ही इन्होंने भारत का नाम दुनिया में बढ़ाया है। लेकिन यह आवश्यकता समझने की है कि जब आपको आवश्यकता लगती है हमसे पैसे खींचने की तो आप रिचार्जेस बढ़ा देते हैं, वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, जिस वैल्यू के इंक्रीज होने से और जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं वो भी प्राइस बढ़ा देती हैं। इसका मतलब आपके लिए हम केवल चूहे हैं जिन पर प्रयोग किया जा रहा है। एक तरह से यह समझिए कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि इन्हें कितने रुपए में क्या दिया जाए, कितने रुपए में क्या ना दिया जाए। तो क्या यह मान लिया जाए कि सही मायने में शासन तो यही लोग कर रहे हैं, बाकी हम लोग तो चुनाव देखकर और खेलकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि भारतीयों को कितने रुपए में क्या मिलना चाहिए। मैंने इसीलिए एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि भारत को गुलाम बना रहा है जियो, जिसको आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला था, और इसी के कारण परिणाम यह निकला था कि जियो को अपने प्राइसेस गिराने पड़े थे, अपने रिचार्जेस महंगे करने पड़े थे। इसके बाद पूरे भारत में ट्रेंड चल गया था कि बीएसएनएल को वापस लेकर आओ। ये वो वीडियो था जिसने बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया था। लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ लोग ट्रोल करते हुए पाए गए थे जिन्होंने मुझे यह कहा था कि वो व्यक्ति अपने बच्चे की शादी पर पैसे खर्च कर रहा है तो इसमें आपको क्या, आपकी मानसिकता दिखती है कि आप बड़ा संकीर्ण सोचते हैं। जी नहीं जनाब, आपके कमेंट्स मेरी सर आंखों पर, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मुझे मजबूत बनाती है। लेकिन तब भी मेरा सवाल यही था कि आप करिए जो आपको करना है, लेकिन यह तरीका क्या कि आपने अपने एक अधिकार के चलते हुए हम सब लोगों को जब ठीक लगा तब फ्री में 6 महीने इंटरनेट खपाया, और जब ठीक लगा तो प्राइसेस ऐसे बढ़ा दिए, 25% तक आपने एकदम प्राइसेस बढ़ा दिए बिना बताए कि चलिए क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब आपके लिए केवल हम चूहे हैं। मैंने इस बात पर प्रतिक्रिया दी थी। इसी के साथ साथ जब यह दूसरी खबर आपको पता चलती है तो यह उन लोगों के चेहरे पर एक करारा अलर्ट है जो यह मानते हैं कि जनाब आप बार बार ये कह रहे थे कि ये आदमी नौकरी देता है इसलिए पैसे वाला हुआ तो क्या बुरा है। तो आइए ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना लगभग 11% टोटल वर्कफोर्स का ले ऑफ कर दिया है। और ये खबर इसलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि अनुपम मित्तल भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे ये कौन है और इनकी बात हम क्यों सुने। असल में ये शादी.com वाले हैं जिन बिचारों की कुल वैल्यूएशन कंपनी की 2500 करोड़ रुपए है, यानी कि अगर हम बिलियन टर्म्स में बात करें तो 300 मिलियन डॉलर की बेचारे कुल वर्थ रखते हैं। ये सोचते हैं कि इतना मेहनत करके हमने कंपनी बनाई दुनिया की शादी कराने के लिए, उससे थोड़ा बहुत पैसा बनाने के लिए, और ये आदमी है कि 5000 करोड़ यानी इनकी कंपनी की कुल कीमत से जस्ट डबल तो केवल बच्चे की शादी में खर्च करके भूल जाता है। दर्द तो इनका होना ही था, दर्द शादी का था, लेकिन फूटा कहीं और। इन्होंने कहा कि साहब आपने 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, और इनके द्वारा जब यह बात उठाई गई तो निश्चित ही सोशल मीडिया पर यह बात चर्चा का विषय बनी, क्योंकि पिछले साल से इस साल के जब आंकड़े कंपेयर किए गए तो पता चला कि आपने नौकरी से लोगों को निकाला है, और पिछले साल से अब तक 42,000 लोगों को निकाला है। अब आपको यह समझ में आए कि नौकरी से निकाला क्यों जाता है, तो कंपनी से नौकरियों से तभी निकाला जाता है जब आपको लगता है कि डिमांड में कमी आ गई है, या फिर आप इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, आप पैसे बचाना चाहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि बचाया हुआ पैसा लगा कहां दिया, शादी में लगा दिया साहब। इतनों की तनख्वाह कटी तो शादी में लग गई, क्योंकि जियो का जो मैं अगर 25,000 रुपए भी प्रति व्यक्ति सैलरी मानूं और मानकर चलूं कि 42,000 लोग 25,000 रुपए महीने की मंथली सैलरी पर थे, तो
तो भी जो आंकड़ा निकलकर आता है वो 1000 करोड़ रुपए पर मंथ और 100 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 1200 करोड़ रुपए निकलकर आता है। ऐसे में 1200 करोड़ इंटू 4-5 साल की नौकरी पकड़ लो, इतना इन्होंने अपने बच्चे की शादी में मात्र 7 महीने में खर्च कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वास्तविकता में ही यह व्यक्ति भारतीयों को नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा था तो शायद यह दिन तो भारतीयों को ना देखने पड़ते कि इसकी कंपनी से इतने सारे लोग निकाल दिए जाते। अब बात निकलती है कंपनीज निकालती क्यों है, तो साहब कॉस्ट कम करने के लिए निकालती हैं। इसलिए निकालती हैं ताकि स्टाफ को कम करके और जो अन्य रिसोर्सेज हैं उन्हें कहीं और डाइवर्ट किया जा सके, या कंपनी कहीं और जा रही होती है या किसी के साथ मर्ज कर रही होती है तो निकालती है। इसलिए यह अपने आप में एक बड़ा नियम वो बन के आता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-23-24 में इन्होंने 42,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। और सबसे ज्यादा नौकरी जो कम ही है वो है रिटेल सेगमेंट में। रिटेल का मतलब हुआ जो खुदरा बाजार चल रहे हैं उसमें से इन्होंने नौकरियों को कम किया है। अब आप पूछेंगे ये कैसे, क्योंकि साहब इन्होंने जियो जो ला रखा है, जियो के अंदर आने वाले समय पे जब घर बैठे ही आपको सब चीजें मिल जाएंगी तो फिर दुकानें खोलने की जरूरत क्या है, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप का इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, जकरबर्ग से इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है। अब तो ये घर बैठ करके आपको सामान पहुंचाएंगे, दुकानों की जरूरत ही क्या है। पहले दुकानदार मार दिए, फिर दुकान खुद की खोली, उसमें लोग जो चलाने वाले थे उनको नौकरी से निकाल दिया। तो और मनाइए खुशियां, बधाई हो, अनंत की शादी हुई है। ऐसे में इनकी इतनी सारी जो कंपनीज आपको दिख रही हैं, ये सारी कंपनीज को चलाने वाला रिलायंस अगर कर्मचारियों की कटौती कर रहा है तो संभवतः एक बड़ा सवाल फिर आपके सामने खड़ा होता है कि ये जॉब में जब कटौती हो तो उससे बचा कैसे जाए। आज रिलायंस का जो शेयर चल रहा है उसके अंदर थोड़ी वैल्यू के अंदर कमी जरूर देखी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कभी अगर ऐसा हो तो हम अपने आप को छटनी से कैसे बचाकर चलें, क्योंकि दुनिया भर में चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लोग अपने आप को कमी, लोगों के कर्मचारियों को कम करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से काम कराने लग रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जब जब आपको ऐसा लगे कि कंपनी छटनी कर सकती है और मुझे जॉब में बने रहना है तो पहले अंदर पते की बात जान लीजिए। हमेशा जिस भी काम में आप हैं उसमें अपने आप को स्किल डेवलपमेंट कराते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। जैसे आज मान लीजिए मैं भी हूं और मुझे लगता है कि यह फील्ड पता नहीं कहां जाएगा, ऐसे में अगर मैं कोई अतिरिक्त स्किल सीख लेता हूं, अतिरिक्त स्किल का मतलब है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेता हूं, कोई नई भाषा सीख लेता हूं, कुछ मैं कोई नई चीज सीख लेता हूं। कहने का मतलब है अपने आप को हर समय अपडेट रखिए अगर आप कंपनी के लिए काम के बने रहना चाहते हैं। नंबर दूसरा, आप कोई भी क्रूशियल प्रोजेक्ट अगर कंपनी शुरू कर रही है, बहुत सारे लोगों में यह देखा गया है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी के किसी मैनेजर ने या फिर मालिक ने या कोई भी व्यक्ति जो की पर्सन है उसने आपसे कोई काम कहा कि यार ये काम करोगे क्या, आप कहोगे कि यार कंफर्ट तोड़ करके मैं ये काम क्यों करूं, मेरा काम तो बस ये 4 काम करना है, कंप्यूटर के सामने 8 घंटे बैठना है, मेरी तनख्वाह तो इतने में ही आ रही है। आप अक्सर ऐसी जिम्मेदारियों को लेने से जब बचते हैं तो कंपनी समझती है कि इनको जब हमारे किसी भविष्य की महत्वाकांक्षा में इंटरेस्ट ही नहीं है तो छोड़ते हैं, इन्हीं को निकालते हैं। तो कंपनी जब ले ऑफ करती है ना तो कुछ पैरामीटर्स देखती है, किसके पास स्किल ज्यादा है उसको अपने साथ रखती है, कौन ऐसा आदमी है जो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है उसे परमानेंट अपने साथ रखना चाहती है। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि यार छोड़ इसको निकालते हैं क्योंकि इसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यह है कि आप उस कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या नहीं, यह बहुत मैटर करता है। आपका होना अगर किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने जैसा लगे तो निश्चित ही कंपनी चाहे गड्ढे में चली जाएगी लेकिन आपको साथ रखकर चलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि स्किल डेवलपमेंट करते रहिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है, सर मैं कंप्यूटर पे तो बड़ा अच्छा हूं या मैं कारीगरी में तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन साहब मैं व्यवहार कुशल नहीं हूं, मैं मुंह से जो मन में आता है बक देता हूं, किसी से भी लड़ लेता हूं, 4 गालियां निकाल देता हूं, झगड़ा कर लेता हूं। यह मेरा केवल व्यवहारिक एक्सपीरियंस है कि अगर आप कोई भी भाषा जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, क्षेत्रीय भाषा जैसी भी जानते हो, लेकिन अपने भाषा में सामने वाले के सम्मान का संपूर्ण ख्याल रखिए। अगर आप कर्मचारी हैं और आप अन्य साथियों के भी सम्मान का ख्याल रखते हैं तो वो कर्मचारी भी चाहते हैं कि आप कंपनी में बने रहें। ऐसे में आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी बहुत काम आती है, ठीक है ना। और ऐसे में अगर कभी कंपनी आपसे आकर यह कहे कि फिलहाल हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या आप कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार हैं? एक समय होता है जिस समय आप कहें कि नहीं साहब मैं तो छोड़कर जा रहा हूं, किसी और के साथ काम करूंगा, इतने में तो कहीं और काम मिल जाएगा। बस यहां याद रखिएगा कि आपको उस समय पर अपने साथ एडजस्ट करने का नेचर लेके आना है कि ये कंपनी अगर मैं आज इसके बुरे समय पर साथ रहा तो जब ये कंपनी अच्छे समय पर जाएगी तो ये मुझे साथ रखेगी। और यकीन मानिएगा ऐसे तमाम लोग जो कंपनीज में लंबे समय तक
मतलब उतार चढ़ाव में साथ होते हैं वो ही बहुत आगे तक जाते हैं। ये मैंने एडिशनल एडवाइस बीच में डाल दी है। जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी समय बढ़िया उपलब्धियां मिल सकती हैं या किसी भी समय झटका, वो इन नेचर्स को अपने अंदर डाल लें। वापस से आते हैं रिलायंस के ऊपर कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब कंपनी नौकरियों से लोगों को निकालती हैं तो मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? फिर और कंपनी भी सोचती है जब रिलायंस ने निकाल दिया तो चलो अपन भी निकालते हैं, क्योंकि लेबर सस्ते में मिल जाएगा। यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक ने, अभी मैंने 4 दिन पहले अपनी पाठशाला पर एक सेशन डाला है जिसमें मैंने बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका का 1/4 प्रति व्यक्ति आय तक भी भारत को पहुंचने में 75 साल लगेंगे। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि इंडियंस का इतना सस्ता लेबर उपलब्ध है कि अगर आप वैल्यूएबल होने भी लगते हैं, आपको निकालकर सस्ते में लोगों को रखने की कला कंपनी सीख जाती है कि बोले छोड़ो, निकालो इसे, सस्ते में लोगों को रख लो। अब जब कंपनी बड़े लोगों को निकाल ही दे रही है नौकरी से, तो फिर बहुत ही सस्ते दामों पर कर्मचारी मार्केट में उपलब्ध होने लगते हैं, क्योंकि कस्टमर के अंदर भी यह भाव आ जाता है कि कंपनी पिट गई, कंपनीज को लगने लगता है कि कंपनी चल नहीं पा रही। ऐसे में आवश्यकता है मार्केट सेंटीमेंट्स को बनाए रखने के लिए बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है। खैर, फिलहाल के लिए तो चूंकि हम वापस से वहीं आते हैं, चर्चा जब रिलायंस की हो रही है, तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश करते हैं कि ऐसी चीजों पर जब भी कोई प्रतिक्रिया आपके दिमाग में बनकर आए कि साहब हमें इस पर क्या टिप्पणी करनी है, क्या नहीं करनी है, तो टिप्पणी तो छोड़िए, पहले अपने हित सोचिए। और उस हित में भारतीय होने का हित यह है कि भारत में संसाधनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, क्योंकि भारत के नीति निदेशक तत्व भी आर्टिकल 39 में इसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हां, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जाकर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर हमारी तमाम टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। हैंड रिटन नोट्स घर पर उपलब्ध पहुंचने के लिए हैं, जहां पर बहुत ही प्यारी राइटिंग में बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, उसे आप घर पर मंगा सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट अगर हो तो कृपया कर पूछ सकते हैं, बताएं।